नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपीएच पर। लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है बीपीएच आखिर है क्या। बीपीएच मीन्स बेनाइन। बेनाइन मीन्स जिसमें कोई कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मीन्स हमारी पौरुष ग्रंथि। और हाइपरप्लेजिया मीन्स उसका साइज बढ़ जाना। क्योंकि मेल्स में जेनाइटो और यूरिनरी ट्रैक्ट कॉमन है और इस ग्रंथि का नॉर्मल काम बीरे को अल्कलाइज करना होता है। ये हमारे बाथरूम के रास्ते के चारों तरफ ब्लैडर, नेक और यूरिथ्रा के जंक्शन पे होती है। और इसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल की उम्र के बाद इसके साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, यूरिथ्रा उससे निकलती है, पास होती है, तो ये यूरिथ्रा को जो है वो बाथरूम की नली को दबाती है और जिस वजह से जो है पेशेंट्स को लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो बीपीएच मीन्स बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। जो इसके लक्षण होते हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम होता है वो होता है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मीन्स रात में पेशाब लगना। मरीजों को ऐसा लगता है, चूँकि ओल्ड एज की बीमारी है, उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी उम्र हो गई है इसलिए रात में नींद खुलती है, हमें यूरिन जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। यदि किसी को रात में सोने के बाद उठने से पहले यदि एक बार भी यूरिन जाना पड़ता है तो ये इसके सिम्टम्स में आता है, जिसका मुख्यतः कारण होता है ब्लैडर का पूरी तरीके से खाली ना हो पाना और इस वजह से उन्हें रात में पेशाब के लिए जाना पड़ता है। दूसरा इसका जो सिम्टम होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। हर 2 घंटे के अंदर उसको यूरिन के लिए अर्जेंसी उत्पन्न होना और उसमें जाना। तीसरा सिम्टम होता है यूरिन का फ्लो कम होना। जब पेशेंट यूरिन करता है तो उसको लगता है कि अपने पेट का जोर लगाता है कि यार किसी तरीके से वो अपने फ्लो को बढ़ा सके। चौथा जो इसका सिम्टम होता है वो होता है हेजिटेंसी। हेजिटेंसी मीन्स हेजिटेट करना। दैट मीन्स पेशेंट यूरिन करने के लिए खड़ा होता है, उसको शुरू में 1 से 2 मिनट तक वेट करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसका यूरिन जो है वो स्टार्ट होता है। और जब एक बार स्टार्ट होता है तो उसके बाद वो यूरिन को कंप्लीट कर पाता है। जो 5वां सिम्टम होता है वो होता है हमारा इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। उसमें पेशेंट को यूरिन करने के बाद जो है वो ऐसा लगता है कि अभी पेट में यूरिन बची हुई है। फिर जो अगले सिम्टम की बात करूं तो वो होता है हमारा स्ट्रेनिंग। पेशेंट को अपने पेट का जोर लगाना और हमेशा जोर लगा के ही बाथरूम करना। तो ये इसके मुख्यतः लक्षण होते हैं और हम इसकी एक स्कोरिंग भी करते हैं जिसको हम IPSS स्कोरिंग बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपने पिछले 1 महीने में यदि आप 5 बार यूरिन जाते हैं तो कितने बार आपको ये सिम्टम्स, इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स महसूस होते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक सवाल जो कई मरीजों के दिमाग में होता है कि क्या ये कैंसर है, क्या इसमें कैंसर हो सकता है। तो कैंसर की यदि मैं बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर एक अलग बीमारी है और बीपीएच जैसा कि नाम में ही है बेनाइन। बेनाइन मीन्स जिसमें कैंसर नहीं है। बीपीएच और प्रोस्टेटिक कैंसर दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटाइटीज़ हैं। इसके यदि मैं सिम्टम्स हो सकते हैं दोनों में सेम हो, बट बीमारी दोनों की इटियोलॉजी अलग अलग है। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये जो होता है मीडियन लोब को मेनली इन्वॉल्व करता है बीपीएच, और प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो पेरिफेरल लोब्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। पेशेंट यदि हमारे पास आते हैं तो हम डेफिनेटली उसको रूल आउट कराने के लिए उनका एक PSA टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसका लेवल यदि 4 के ऊपर होता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली एक बार कैंसर रूल आउट कराने के लिए बायोप्सी या फिर मल्टी पैरामीट्रिक MRI उनको एडवाइस करते हैं। फिर लोगों के दिमाग में इसको लेके एक जो और क्वेश्चन होता है वो होता है क्या इसका मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है। बिल्कुल। आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनकी वजह से 50% से ज़्यादा सर्जरी के जो पेशेंट होते थे वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से ही अब मैनेज होना संभव हो गए हैं। दवाइयों में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनको एकदम लोग काफ़ी डरते हैं कि दवाइयाँ मतलब उनको पूरा एक पर्चा भर के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक सिंगल टैबलेट होती है जो कि उन्हें रात में सोने के से पहले जो है वो लेनी होती है पेशेंट्स को। रात में पानी यूजुअली उनको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। उनको ये बोला जाता है कि आप सोने के 2 घंटे पहले वो ना करें, पानी को अपने बिल्कुल पास में ना रखें। इस तरीके से हम इसको कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं और जिसकी वजह से मैंने बताया जैसा कि सर्जरी का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है यदि इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। फिर मरीज पूछते हैं साहब ये कितने दिन लेनी है।
देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे शरीर में यदि बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो ऑलमोस्ट अपन ये मान के चलते हैं कि इसकी दवाई हमें लाइफ लॉन्ग चलेगी। सिमिलरली यदि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है और जैसा कि मैंने बताया 50 के बाद बढ़ता ही है, तो इसकी दवाई जो है वो पेशेंट को हमें लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है। अब यदि मैं कई पेशेंट होते हैं जिनको ये रहता है सर ये इसको कम कर सकते हैं या वो तो हम उसका उन पेशेंट्स में हम डोज कम कर देते हैं। पहले शुरू में जिस डोज पे हम उनको स्टार्ट करते हैं उससे 50% डोज पे ले आते हैं या उनको हम कई बार अल्टरनेट डेज पे रख लेते हैं। फिर इसके मैं सर्जिकल ऑप्शंस की बात करूं तो सर्जिकल ऑप्शंस जो आज की डेट में प्रोस्टेट में अवेलेबल हैं वो उसमें से सबसे मेन होता है TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। दूसरा होता है होमियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट। इन दोनों में ही किसी पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई चीरा नहीं लगता है, बहुत अच्छे से। और आप पेशेंट को सारे पेशेंट्स हम मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड डे में डिस्चार्ज कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है लोगों को पता है कि सर कब सर्जरी करानी चाहिए, तो जो सर्जरी कराने के पर्टिकुलर इंडिकेशंस होते हैं। यदि किसी पेशेंट को यदि रिकरेंट UTI हो रहा है, कोई पेशेंट बार बार यदि रिटेंशन में जा रहा है, किसी को यदि यूरिन में ब्लड आ रहा है जो कि उससे दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर किसी की किडनी डैमेज हो रही है, तो सिर्फ इन्हीं सिचुएशंस में हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। फिर लोग इसको, मैंने जैसा बताया कि ओल्ड एज की बीमारी है तो लोग इसको थोड़ा डिले करते हैं, तो इसके कई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मैं सबसे पहले कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है वो है पेशेंट को बार बार UTI होना। अब UTI यदि किसी को होगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ किस तरीके से रहेगी, हर बार यूरिन करने जाने पर उसको बर्निंग होना, तो एक तरीके से काफ़ी जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशन। दूसरा यदि मैं बात करूं कि कॉम्प्लिकेशन की, तो वो है इसको स्टोन फॉर्मेशन होना। कभी भी यूरिन का स्टेसिस होता है बिकॉज ऑफ BPH, यूरिन का इसमें ब्लैडर में बचना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो इन पेशेंट्स में जो है वो ब्लैडर स्टोन का फॉर्मेशन होना संभव है। तीसरा जो मुख्यतः कॉम्प्लिकेशन है वो होता है ब्लीडिंग। पेशेंट्स को जो है वो बार बार यूरिन में ब्लड आने की कंप्लेंट के साथ में आते हैं, तो ऐसे पेशेंट में जो है वो हमेशा हीमोग्लोबिन के ड्रॉप होने का खतरा या ब्लैडर में क्लॉट का बनना जो कि उन्हें बार बार इरिटेट करता है, और ऐसे में फिर इमरजेंसी में रात में हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मुख्यतः 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पहला होता है ब्लैडर डिकम्पनसेशन। क्या होता है, जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है और तो रास्ते में एक रुकावट उत्पन्न होती है, उस रुकावट को कंपनसेट करने के लिए ब्लैडर जो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। पर एक समय आता है कि ब्लैडर उसकी वो तेज़ी जो है, ज़्यादा जोर जो वो लगा रहा है यूरिन को बाहर फेंकने के लिए, वो धीरे धीरे ब्लैडर की मसल्स में एक थकावट आ जाती है और वो उस तरीके का फिर जोर लगाना बंद कर देती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर डिकम्पनसेशन। और ऐसे पेशेंट्स में यदि हम फिर सर्जरी भी यदि हम उनकी कर देते हैं तो कई बार पॉसिबल होता है कि वो उसके बाद भी यूरिन ना कर पाए, क्योंकि ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की क्षमता है वो लगभग खत्म हो जाती है। और जो दूसरा बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारा किडनी का डैमेज होना। जैसा कि मैंने बताया कि कोई पेशेंट किडनी फेल में जा रहा है तो हमें डेफिनेटली उस पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करनी होती है। यदि पेशेंट इस चीज़ को लंबे समय तक बियर करता है तो ऐसे पेशेंट जो है वो किडनी फेल में चले जाते हैं और कई बार हमें इनके लिए डायलिसिस भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था हमारे BPH के बारे में। यदि इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर भेज सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।